Hello students, welcome back to my channel and in today's video we are going to continue with our chapter life process और आज का हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पिछले चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन डिस्कस किया था, प्लांट्स के अंदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किए थे, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन करी थी। आप जाके मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो सबसे पहले मैंने रिक्वायरमेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है जो प्लांट को अपने अंदर से ही लेनी है, एक्सटर्नल यानी कि बाहर से लेनी है। तो बहुत क्लियर है, इंटरनल क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्या है ये, ग्रीन पिगमेंट है और ये किस में हेल्प करता है, सनलाइट को कैप्चर करने में, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल है वाटर, सॉइल में से मिलेगा, सनलाइट सन में से मिलेगी, CO2 एटमॉस्फेयर में से मिलेगा, ठीक है। तो ये है प्लांट की रिक्वायरमेंट्स। अब हम ये सारी रिक्वायरमेंट्स को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ सनलाइट, जो कहाँ से मिल रही है, सन में से मिल रही है, ठीक है। ओके, तो सनलाइट जो है, सनलाइट जैसे मैंने पिछले चैप्टर में भी आपसे डिस्कस किया था कि सनलाइट 7 कलर्स से बनती है, विबग्योर, जो एक साथ पूरी वाइट लाइट के रूप में नीचे आती है, विबग्योर, और उसमें से प्लांट जनरली ब्लू और रेड को लेता है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब ये देखना है कि क्या इम्पोर्टेंस क्या है सनलाइट की। व्हाट विल हैपन इफ प्लांट डू नॉट गेट सनलाइट, व्हाट विल हैपन इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में ये है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये देखना है कि सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो एक्टिविटी समझाने से पहले मैं आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। कभी भी अगर मुझे चेक करना है कि फोटोसिंथेसिस किसी प्लांट के अंदर हुआ है या नहीं हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं कैसे चेक करूँगी, स्टार्च। अगर स्टार्च वहाँ पे प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस हुआ है। अगर स्टार्च एब्सेंट है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक ही तरीका है चेक करने का फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं, वो हम क्या देखते हैं, स्टार्च। स्टार्च प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस हुआ है, स्टार्च एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, ओके। अब स्टार्च को हम कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए आती है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन के सॉल्यूशन को जब हम डालते हैं किसी भी शुगर के ऊपर, सॉरी स्टार्च के ऊपर, तो वो सॉल्यूशन का कलर हो जाता है ब्लू ब्लैक। अगर ब्लू ब्लैक कलर हुआ इसका मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस हुआ है, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट करता है कि स्टार्च प्रेजेंट है। इज़ दिस क्लियर? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप शायद जानते भी होंगे, ये टेस्ट 7th क्लास में आ चुकी है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि अगर स्टार्च टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर आता है मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। अगर पेल येलो कलर है या कलर चेंज नहीं होता तो इसका मतलब होता है स्टार्च एब्सेंट है, ठीक है, ओके। तो हमें कभी भी चेक करना है फोटोसिंथेसिस हुआ है कि नहीं, तो हम क्या देखेंगे, स्टार्च है कि नहीं। कैसे देखेंगे स्टार्च है कि नहीं, आयोडीन टेस्ट से देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं हमारी फर्स्ट एक्टिविटी के लिए। क्या है एक्टिविटी, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें लेने हैं एक हेल्दी पॉट। ये एक हेल्दी पॉट मैंने लिया। अब इसको ना मैं 3-4 दिन के लिए डार्क रूम में रखूँगी। अब मैंने उसको डार्क रूम में रखा जहाँ पे कोई लाइट नहीं आ रही है, तो मतलब इसका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या करेगा, जब आपकी मम्मी आपको एक दिन के लिए खाना नहीं देती है तो आप क्या करते हो, आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी है, आपके जो फैट्स है वो सारे यूज़ हो जाते हैं।
तो जब हमने प्लांट को 3-4 दिन तक डार्क रूम में रखा तो क्या होगा, उसके पास जो पहले से स्टोर्ड एनर्जी है, यानी पहले से जो उसके पास स्टार्च प्रेजेंट है, वो यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी स्टार्चिंग। जो हमने उसको 3-4 दिन डार्क रूम में रखा, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डी स्टार्चिंग। ठीक है, डी स्टार्चिंग क्यों किया जाता है, सो ऑल स्टार्च गेट्स यूज्ड अप, उसका सारा स्टार्च यूज़ हो जाए, इसलिए हम करते हैं डी स्टार्चिंग। तो मैंने उसको डी स्टार्चिंग कर लिया। अब मैं ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2, अब मैं ये पॉट को ले आऊँगी सनलाइट में, बट इसका एक लीफ जो है उसको ब्लैक पेपर से कवर कर लेंगे। ये एक डिवाइस आती है, गेनोंग्स डिवाइस, वो भी यही काम करती है कवर करने का, बट आप सिंपल ब्लैक पेपर से भी कवर कर सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने उसका ये वाला पत्ता है, इसको मैंने, ये पत्ते के एक पार्ट को मैंने, ये लीफ को मैंने कवर कर लिया है ब्लैक पेपर से। ये मैंने उसको ब्लैक पेपर से कवर कर लिया। ठीक है, अब प्लांट को रखो 4-5 आवर्स के लिए सनलाइट में। उसके बाद क्या करना है, वो लीफ को प्लग कर लो, जिसको कवर किया था ब्लैक पेपर से, उसको प्लग कर लो। प्लग किया, ब्लैक पेपर हटाया उस पे से। अब उस लीफ को हम क्या करेंगे, एल्कोहल सॉल्यूशन में बॉईल करेंगे, जिससे कि उसका सारा क्लोरोफिल रिमूव हो जाए। क्या करेंगे, हम उसको एल्कोहल के सॉल्यूशन में बॉईल करेंगे, जिससे कि उसका सारा क्लोरोफिल निकल जाए। अब कभी भी ये नहीं करना कि सीधा एल्कोहल गैस पे रख दे, उसमें पत्ता रख दे और ना जोर से ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। एल्कोहल इज़ अ वॉलेटाइल लिक्विड, तो कभी भी एल्कोहल सॉल्यूशन में बॉईल करने का ये मतलब नहीं होता कि तुम सीधा गैस पे एल्कोहल रख लो। क्या करते हैं हम लोग, एक वाटर बाथ बनाते हैं। वाटर बाथ बनाने का मतलब है, ये एक बीकर है जिसमें पानी रखा है, पानी गर्म हो रहा है, और इसके अंदर रखा है एल्कोहल। तो एल्कोहल डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, फ्लेम के कांटेक्ट में। एल्कोहल वाटर के थ्रू गर्म होगा, जो वाटर गर्म होगा उसके थ्रू एल्कोहल गर्म होगा, तो ये फायर कैच नहीं करेगा। ठीक है, तो एल्कोहल में मैंने अपना लीफ रखा है, इससे सारा क्लोरोफिल इसका निकल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर वो जो लीफ है उस पे हम डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। और जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे, ठीक है, तो हम देखते हैं पहले तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगा। ऑब्जर्वेशन आएगा नो ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ क्योंकि लीफ को हमने ब्लैक पेपर से ढका था, बिल्कुल लाइट पास नहीं हुई, तो यानी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। सो नो ब्लू ब्लैक कलर। और इससे मैंने कंक्लूजन क्या निकाला, स्टार्च एब्सेंट, हेंस नो फोटोसिंथेसिस। तो इससे क्या साबित होता है कि सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, क्या साबित होता है इससे, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर सेकेंड रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्लोरोफिल। क्या मैं ले रही हूँ, क्लोरोफिल। और हम एक एक्टिविटी से देखेंगे कि क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, सो हमारा सेकेंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। उसका काम क्या है, सनलाइट को कैप्चर करना, और सनलाइट को कैप्चर करके मदद करता है किस में, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, अब एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इस एक्टिविटी के लिए हम लोग लेंगे वेरीगेटेड लीव्स। अब वेरीगेटेड लीव्स का मतलब होता है कलरफुल लीव्स
जो कम्प्लीटली ग्रीन नहीं है, जिसमें रेड, ग्रीन, वायलेट अलग अलग पैचेस होंगे, जैसे आपका मनी प्लांट हो गया, ठीक है, या और डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स ब्राउन है, पर्पल है, जो प्योर ग्रीन नहीं है, वैसा लीफ, वैसा हमें प्लांट लेना है। अब वैसा प्लांट हमने लिया, उसको डिस्टार्च किया। पिछली एक्टिविटी में हम देख चुके हैं डिस्टार्च कैसे करते हैं। तो डिस्टार्च कैसे करते हैं, 3-4 दिन तक उसको डार्क रूम में रखना है। डार्क रूम में इसलिए रखा जिससे कि उसमें जितना भी स्टार्च प्रेजेंट है वो सारा यूज़ हो जाए। देखो, डिस्टार्चिंग यानी स्टार्च हटाना, जितना भी स्टार्च पहले से प्रेजेंट है वो यूज़ हो जाए। फिर वो पॉट को हमने रखा 3-4 घंटे सनलाइट में। फिर हमने एक पत्ता तोड़ लिया। अब उस पत्ता तोड़ के हमें क्या करना है, यहाँ पे एक आउटलाइन बना देनी है। क्या करना है, हमें उस लीफ के ऊपर एक आउटलाइन बना लेनी है। कैसी आउटलाइन हम बनाएंगे, जैसे ही मेरा लीफ है तो मैं क्या करूँगी, एक ऐसे मार्क कर दूँगी, एक पेपर लूँगी, ट्रेस करूँगी और मार्क कर लूँगी, ऐसे गोला बना दूँगी। अच्छा, ये ग्रीन है, तो मैंने क्या किया, ग्रीन रीजन्स की आउटलाइन बना ली एक पेपर पे कि ये हिस्सा ग्रीन था। ठीक है, आउटलाइन बनाने के बाद हम उसको अल्कोहल के सॉल्यूशन में बॉईल करेंगे क्लोरोफिल निकालने के लिए। अगेन अल्कोहल में डायरेक्ट बॉईल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, वाटर बाथ में उसको बॉईल करेंगे जिससे कि उसका क्लोरोफिल निकल जाए। ठीक है, अब उसके बाद हम उस पर डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च को टेस्ट करने के लिए। तो क्या रिजल्ट आएगा, जो ग्रीन रीजन्स थे ये हो जाएंगे ब्लू ब्लैक, मतलब यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, और जो नॉन ग्रीन है इसमें नो चेंज, और यू कैन कॉल इट पेल येलो। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहाँ पे ही स्टार्च बना, यानी वहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस हुआ। जहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो ये जो स्टार्च ग्रीन वाले पार्ट्स बनाते हैं वो फिर बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा, क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट देखने वाले हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एटमॉस्फेयर में से। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूज़ करके प्लांट बनाता है शुगर। आगे अभी हम देखेंगे कि कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके शुगर बनाता है। तो हमारा थर्ड है CO2। कहाँ से मिला है CO2, एटमॉस्फेयर में से मिला है अपने को CO2। ठीक है, कैसे मिला है, तो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ के सरफेस पे, और ये पोर्स क्या करते हैं, ये पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है। गैशियस एक्सचेंज का मतलब है CO2 को लेते हैं और O2 को निकालते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं। अब एक एक्टिविटी से हम देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है CO2 की। सो नाउ दिस इज आवर एक्टिविटी 3 टू डेमोन्स्ट्रेट that CO2 is necessary for photosynthesis। ठीक है, अब इस एक्टिविटी के अंदर हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी के अंदर हम लोग 2 पॉट्स लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 2 हेल्दी पॉट्स लेंगे इस एक्टिविटी में। ये मैंने 2 हेल्दी पॉट्स ले लिए। ठीक है, अब ये 2 हेल्दी पॉट्स मैंने ले लिए हैं। इसको मैं मार्क कर देती हूँ A, इसको मार्क कर देती हूँ B। सबसे पहले दोनों को हमने डिस्टार्च किया। कैसे किया डिस्टार्च, तो 3-4 डेज़ हमने उसको डार्क रूम में रखा जिससे कि इसका सारा स्टार्च यूज़ हो जाए। अब सेकेंड डे हम इसको रखेंगे सनलाइट में।
3-4 घंटे के लिए। अब देखो ये 2 स्टेप तो कॉमन है, सारी एक्टिविटी में हमने देखा है, ठीक है। बट यहाँ पे हम अलग क्या कर रहे हैं, तो अब जब हम इसको सनलाइट में रखेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बेल जार लगा देंगे ऊपर से, ऐसे ट्रांसपेरेंट बेल जार। क्या करेंगे, ऐसे एक ट्रांसपेरेंट बेल जार लगा देंगे और इसको क्या करेंगे, वैसलीन से सील कर देंगे नीचे। वैसलीन से सील इसलिए करेंगे कि नीचे से कोई भी गैस अंदर ना जा सके। तो अब क्या हुआ, ये पूरा पैक हो गया, इसमें ऑलरेडी जो गैस प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है, गैस सारी भर गई। अब बाहर से कोई गैस अंदर नहीं आ सकती, अंदर से कोई गैस बाहर नहीं जा सकती। पॉट ए के अंदर हम क्या करते हैं, पहले से यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में KOH का सॉल्यूशन रख देते, KOH रख देते हैं, ठीक है। KOH क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है CO2 को। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। अब जब आप इसको सनलाइट में रखोगे, जब इसके ऊपर सनलाइट गिर रही है, तो सनलाइट गिर रही है, क्लोरोफिल भी उसके पास है, 2 रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हो गई, पानी हमने डाला हुआ है, ठीक है। अब इस पॉट में क्या होगा कि KOH ने सारा CO2 एब्जॉर्ब कर लिया, सारा CO2 एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली ऑक्सीजन। यहाँ पे दोनों है, CO2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब हमने जब इसको 3-4 घंटे सनलाइट में रखा, फिर हम क्या करेंगे, पॉट A और पॉट B दोनों के एक एक लीफ को प्लग करेंगे। वही करेंगे, अल्कोहल में बॉईल करेंगे क्लोरोफिल निकालने के लिए, अल्कोहल के वाटर बाथ में, और फिर हम उसमें करेंगे आयोडीन का टेस्ट, ठीक है। तो आयोडीन टेस्ट में आपको क्या पता चलेगा, लेट अस सी दैट। तो आयोडीन टेस्ट में आपको ये पता चलेगा कि जो पॉट A है उसमें नो ब्लू ब्लैक। नो ब्लू ब्लैक का मतलब है नो स्टार्च, मतलब नो फोटोसिंथेसिस। और जो पॉट B है उसमें आएगा ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। ब्लू ब्लैक कलर का मतलब क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है और इसका मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है, ठीक है। अब पॉट A में फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पॉट A में हमने रखा था KOH। KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब CO2 नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। देयरफॉर कंक्लूजन क्या आया, CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हमारा कंक्लूजन आया, ओके। चलिए अब मैं आपको एक बार डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा बता देती हूँ। स्टोमेटा का फंक्शन सब हम डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग वाटर नेक्स्ट हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट देखेंगे, ओके। चलिए, तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, एज आई टोल्ड यू, स्टोमेटा क्या है, टाइनी पोर्स होते हैं लीफ के ऊपर, माइक्रोस्कोपिक है पोर्स, ठीक है। अब आपको ऐसा बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, और ये इसको कवर कर रहा है, लीफ या जो भी इसका ये आउटर कवरिंग सेल्स है। अब मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम्स बनाए हैं आपको ये दिखाने के लिए कि ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें है स्टोमेटा ओपन और सेकंड डायग्राम में है स्टोमेटा क्लोज, ठीक है। अब ये है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे ये है पोर,
पोर यानी ये है मेन हमारा स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल पोर। तो यहाँ पे पोर ओपन है और यहाँ पे आप देख सकते हो पोर क्या है, क्लोज्ड। ये जो दो इसको कवर कर रहे हैं, दिस आर गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या है, प्रोटेक्शन के लिए है, कवर करने के लिए है स्टोमेटल पोर को। ठीक है, जैसे बॉडीगार्ड होता है अपने को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे गार्ड सेल्स भी यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करेंगे, इसको कवर करेंगे। ठीक है, अब डिटेल में देखते हैं। ये वाला मिटा देती हूँ मैं डायग्राम, सिर्फ वही वाला रखती हूँ कि क्या होता है। तो सबसे पहले स्टोमेटा का काम क्या है। तो पहला है स्टोमेटा के थ्रू होता है गैशियस एक्सचेंज। क्या होता है स्टोमेटा के थ्रू, गैशियस एक्सचेंज, यानी ये जो पोर्स है इससे O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। दूसरा फंक्शन है स्टोमेटा के थ्रू होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब है एक्सेसिव वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोमेटा के। एक तो गैशियस एक्सचेंज हुआ, दूसरा ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर लॉस हुआ। ठीक है, तो ये स्टोमेटा का फंक्शन हुआ। अब गार्ड सेल क्या कर रहा है, जब प्लांट के पास बहुत एक्सेस वाटर है, प्लांट के पास क्या है, एक्सेस वाटर प्लांट के पास है, तो वो स्टोमेटा पोर को ओपन कर देगा। कौन, गार्ड सेल। और जब कम वाटर है तो वो पोर को क्लोज कर देगा। ठीक है, तो गार्ड सेल का काम क्या हुआ, कंट्रोल्स। कौन, गार्ड सेल का काम क्या हुआ, कंट्रोल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या करता है गार्ड सेल, कंट्रोल करता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की। ठीक है, तो गार्ड सेल का फंक्शन क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा मान लीजिए गार्ड सेल है, बहुत सारा पानी है प्लांट में, वाटर लूज करना है, तो वैसे स्टोमेटा ओपन कर देगा, तो ये पोर के थ्रू सारा वाटर लॉस होगा, गैशियस एक्सचेंज होगा। जब पानी बहुत कम है तो वैसे पोर को क्लोज कर देगा, तो वाटर लॉस नहीं हो पाएगा। इज दिस क्लियर? ओके, चलिए अब हम हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। क्या है लास्ट रिक्वायरमेंट? तो हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट है वाटर। वाटर कहाँ से मिलता है, सॉइल में से मिलता है प्लांट्स को। प्लांट कैसे लेता है, डिफ्यूजन से लेगा, ऑस्मोसिस से वाटर लेगा। कौन लेता है, रूट्स लेते हैं, रूट्स लेते हैं वाटर। अब वाटर के साथ साथ प्लांट्स क्या करता है, कुछ अपने मिनरल्स भी ले लेता है। मिनरल्स जैसे कि उसको चाहिए मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये सारे मिनरल्स भी प्लांट ले लेता है वाटर के साथ साथ। ठीक है, इज दिस क्लियर? लास्ट रिक्वायरमेंट समझ में आ गई? ओके, सो नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, जिसमें हम लोग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट और डार्क रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इफ़ यू लाइक माई वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।